confidence that there is a framework which is going to protect me come what may, then you'll sleep well at night, you will be able to scale better. बहुत सारे इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आपने सपोज शुरू किया 5 लाख 10 लाख, आपने बहुत बड़े बन गए, आप 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ पहुंच गए, फिर आप कहते हो नहीं इक्विटी में ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए. लेकिन जब आप स्केल करते हैं विद फ्रेमवर्क, देन यू कैन जस्ट कीप स्केलिंग, देयर इज नो इशू अबाउट इट. एक और फेस टू फेस ऑफलाइन में दोस्तों आपका स्वागत है. आई वेलकम यू फॉर दिस अमेजिंग वन मोर फेस टू फेस एंड अगेन दिस इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड. लास्ट तक ये फेस टू फेस देखना है बिकॉज इतना कुछ सीखने को है, इतना एक्सपीरियंस शेयरिंग होगा, इतना विजडम मिलेगा कि मज़ा आ जाएगा, आपको मज़ा आने वाला है. सो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक बजाज और मैं ये फेस टू फेस सीरीज़ रन करता हूँ. अगर आप पहली बार मुझसे जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. तकरीबन 160 से ज़्यादा वीडियोस मैंने रिकॉर्ड किए हैं और हर वीडियो के अंदर में कुछ न कुछ हीरा है जो मैंने आपको दिया है, चाहे वो नॉलेज समझ लीजिए, चाहे आप एक्सपर्ट समझ लीजिए, और आपको उसका फ़ायदा डेफिनेटली हुआ होगा. दोस्तों, हमारे जर्नी में जब हम करियर में आगे मूव करते हैं तो वी मीट वेरियस पीपल एट वेरियस स्टेज ऑफ आवर करियर. चाहे हम अपने लाइफ की भी बात करें तो एज वी लिव आवर लाइफ वी मीट वेरियस पीपल. बट कुछ लोगों से जब आप मिलते हैं ना तो आपको लगता है कि मैं पहले तुमसे मिला हुआ हूँ, फील आता है. और फिर कई बार फील आती है कि शायद पिछले जन्म का कुछ पेंडिंग है इसीलिए मिला हुआ हूँ. तो कितना सिमिलरिटी होता है जब आप किससे मिलते हैं, कितनी अच्छी कनेक्ट होती है. एक वेवलेंथ मैच करना जिसको बोलते हैं ना, शायद वही कुछ है कि इमोशनल अटैचमेंट पहली मीटिंग में हो जाती है. तो आपको याद आ रहा होगा कोई कि वैसा हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ था. कुछ ऐसे मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं जिनसे जब मैंने इंटरेक्शन किया ना, पहला वीडियो में समझ में आ गया था कि इनके साथ में तो कुछ तो मेरा कनेक्शन है और इनसे फिर से बात करनी है और भी बात करनी है, बहुत सारी बातें करनी है. तो आज मैं फॉर द फर्स्ट टाइम फेस टू फेस रिपीट कर रहा हूँ, फेस टू फेस पार्ट 2 विद द सेम एक्सपर्ट जिनके साथ मैंने फेस टू फेस 1 रिकॉर्ड किया हुआ है, जिसमें उन्होंने बहुत चीज़ हमारे साथ शेयर किया है. आज मौका मिला उनके साथ ऑफलाइन एक फेस टू फेस रिकॉर्ड करने का. तो फेस टू फेस पार्ट 2 एंड द गेस्ट फॉर दिस फेस टू फेस इज आलोक जैन. हेलो, हाउ आर यू? थैंक यू विवेक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ के ना, और ऑफलाइन तो बैठ के मुझे इतना मज़ा आता है ना. एक वो एनर्जी ट्रांसफ़र जो होती है ना, वो ऑनलाइन में नहीं हो पाती. आपके साथ जो बैठेगा उसको एनर्जी ट्रांसफर मिलेगा. यू आर सो फुल ऑफ एनर्जी एंड डूइंग वंडरफुल थिंग्स. आई मीन इट्स अमेजिंग. सो स्वीट ऑफ यू. सो आलोक सर, फेस टू फेस 1 के अंदर में बहुत बातें हुई, टेक्निकल बातें भी हुई, कॉन्सेप्चुअल बातें की, बट पेट नहीं भरा. तो मुझे लगा कि एक बार आपको कलकत्ता बुलाया जाए और ऑफलाइन एक और इंटरेक्शन किया जाए. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड एग्रीइंग टू डू दिस इंटरेक्शन. आप लोग सबका टाइम बहुत बहुत रिसोर्सफुल है, बहुत महंगा है, बट आप मिल जाते हैं तो मुझे मौका मिल जाता है और लेने का आपसे. ऑल माय प्लेजर. सो आलोक सर, आपके बारे में तो हम जानते हैं फेस टू फेस 1 में, और दोस्तों आपने अगर वो नहीं देखा होगा ना, मैं यहाँ लिंक दे रहा हूँ, आपको देखना ज़रूर है बिकॉज इनका हिस्ट्री भी बड़ा ज़बरदस्त है. इतने पढ़े लिखे हैं येट इतने हम्बल है. तो आपके बारे में तो हम अब मोरले जानते ही हैं, ट्विटर वाले तो पर्टिकुलरली आपको बहुत अच्छे से जानते हैं. तो मैं आपके साथ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन में उतरना चाहता हूँ कि मोमेंटम ट्रेडिंग जिसको मैं भी वर्शिप करता हूँ, मैं भी उसी कैंप में बिलोंग करता हूँ जो बोलता है कि क्या कंपनी क्या कर रही है नहीं कर रही है पता नहीं है, भाव बोल रहा है तो चुपचाप उसमें काम किए जाओ. तो एक बार मोमेंटम ट्रेडिंग पे वापस से ब्रीफ डिस्कशन करते हैं, फिर और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में आएंगे. तो आपके हिसाब से मोमेंटम ट्रेडिंग क्या है या मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या है? बेसिकली मोमेंटम इन्वेस्टिंग हर आदमी कर रहा है, चाहे जानबूझ के उसको मोमेंटम इन्वेस्टिंग वर्ड बोल के कर रहा है या ना बोले कर रहा है, बट कर सब वही रहे हैं. चाहे आप मोमेंटम उसको प्राइस में देखें, चाहे मोमेंटम अर्निंग्स में देखें, चाहे मार्जिन्स में देखें, चाहे मार्केट शेयर में देखें, हर जगह बेसिकली एक मोमेंटम ऑफ सम स्टैटिस्टिक गोइंग अप इज समथिंग दैट यू आर ट्राइंग टू कैच. सो we are of course doing momentum in price action, but it is also part of the same thing as anybody else is doing, where some objective is there to catch a enlarging or a growing phase of the statistic. So momentum investing is basically very simple in layman terms, a phenomena that something which is trending will continue to trend till it doesn't.
तो कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वो जाता रहेगा जब तक वो रुकेगा नहीं, या कोई स्टॉक नीचे जा रहा है तो नीचे जाता रहेगा जब तक वो रुकेगा नहीं। तो एक कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड होता है फॉर सम टाइम। नाउ दैट इज नॉट डिफाइंड कि कोई स्टॉक 1 महीना ट्रेंड करेगा, 3 महीना करेगा, 15 महीना करेगा, बट एक ट्रेंड फॉर्मेशन है। तो आवर पर्पस इज टू नॉट प्रिडिक्ट कि हाउ मच इट विल ट्रेंड, हाउ फार इट विल गो, वेदर इट विल गो अप और नॉट। आवर पर्पस इज कि जहां हमें ट्रेंड समझ में आया बेस्ड ऑन वट एवर मोमेंटम इंडिकेटर्स दैट वी यूज, इज टू हैव द फेथ दैट दिस स्टॉक विल ट्रेंड। और उस फेथ को लेके आप मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करेंगे, उसको इन्वेस्टमेंट्स बोल लीजिए, ट्रेडिंग बोल लीजिए, जो जैसे भी बोल लीजिए। अगर आप 100 ट्रांजैक्शंस करते हैं तो द आइडिया इज दैट इवन इफ 50 go wrong, but the 50 that go right should make you so much more money than the 50 which went wrong, so that the entire probability and the math come together and give you positive outcome. तो इसका मतलब ट्रेड बहुत करना पड़ेगा? Not necessarily, not necessarily. जैसे हमारे बहुत सारे पोर्टफोलियोज हैं जिसमें 10 स्टॉक पोर्टफोलियोज हैं। अब उसमें once a month if you are rebalancing, there'll be maybe one stock which will go out, one stock which will come in. So it depends upon how you design the momentum strategy. Okay. Momentum, just like all other formats of investing, can be done in 10,000 different ways. हर आदमी का एक अलग स्टाइल है करने का। Momentum is just a very broad sort of categorization. Just like आप वैल्यू में भाई आप 10 तरीके से कर सकते हैं, कोई और ग्रोथ इन्वेस्टिंग 10 तरीके से कर सकते हैं। उसी तरह से मोमेंटम भी डिपेंडिंग अपॉन योर स्टाइल, हाउ क्विकली और हाउ रिलैक्स्ड वे इन विच यू वांट टू डू दिस, यू कैन डिजाइन इट। अच्छा, आप IITN है तो आप साइंस के स्टूडेंट थे, तो ये मोमेंटम जो कॉन्सेप्ट है ये तो फिजिक्स से है, ठीक है? तो थोड़ा एक बात बताइए कि मोमेंटम जब चालू होता है और जब मोमेंटम एंड होता है तो ये जो डिस्टेंस कवर होता है ये कभी भी उसको कहते हैं वेलोसिटी बोलते हैं ना, कि कभी भी वो लीनियर वेलोसिटी में नहीं होती है। ये कभी बहुत भागेगा, कभी स्लो हो जाएगा, कभी भाग जाएगा। तो देयर इज अ पैटर्न देयर आल्सो। तो जब आप कोई भी स्टॉक में मोमेंटम पार्टिसिपेट करते हैं तो ये जो वोलेटिलिटी में वेलोसिटी में वोलेटिलिटी है, इसको आप मैनेज करते हैं कि नहीं करते? हम इसको मैनेज नहीं करते हैं इन द सेंस दैट इट डिपेंड्स कि आप कैसे कितना टाइटली उस मोमेंटम को डिफाइन कर रहे हैं। सपोज आप एक मोमेंटम स्ट्रेटजी रखते हैं जो आप लेट्स से एक रैंकिंग कर रहे हैं कि ओवर द ईयर व्हाट हैज बीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस इन अ स्टॉक, एंड देन इफ यू आर डूइंग लेट्स से अ मंथली रिव्यू ऑफ दैट, देन यू आर अलाउइंग दैट एंटायर मंथ ऑफ नॉइज टू गो आउट। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इस महीने जो मर्जी होता रहे, चाहे वो जैक्सन होल में कोई डिसीजन आ जाए, चाहे कहीं कुछ हो जाए, मैं अपना अगला डिसीजन नेक्स्ट मंथ 1 तारीख को लूंगा। एंड बिकॉज आई हैव ए हिस्टोरिकल प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड दैट इफ आई वाज प्रैक्टिसिंग दिस आई वुड हैव बीटन द बेंचमार्क फॉर इंस्टेंस। तो एक नॉइज कैंसिलेशन है, मतलब वेयर यू आर ट्राइंग टू से कि मेरे को अपना दिमाग साइड में रखना है, and with discipline I have to follow a strategy. Yes, there will be hiccups in that strategy also, like in any other strategy. You will get drawdowns also, but at least human emotions of fear and greed, if you are able to control to a large extent, that strategy will pull you through the long term. सर मैं एग्जांपल एक लेता हूँ कि सपोज 10 स्टॉक में आपने एंट्री मारी और एक स्टॉक जो है ना वो पूरे महीने तक कुछ किया ही नहीं, उसने वो खड़ा रह गया। मोमेंटम हो सकता है उसका हो, कुछ महीनों का मोमेंटम है, बट वो महीना उसने कुछ किया ही नहीं। तो उस सिचुएशन में आप जो अभी मेथड बोल रहे हैं कि आप जब मंथली रैंकिंग कर रहे हैं तो क्या वो स्टॉक को हम क्रिटिकली वैल्यूएट करना चालू कर देंगे या हम उसको और समय देंगे कि चलो 1-2 महीना और देखते हैं, उसके बाद सोचते हैं क्या करना है? सो पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर कोई फोकस नहीं है। अच्छा, वो स्टॉक का नाम रिलायंस है या ABC है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। So basically you don't want to be emotionally tied to any stock or any story कि हाँ जी ये चल रहा था अभी तक, अभी इस महीने नहीं है, लेकिन उसकी वो न्यूज़ आ रही है तो मैं रोक कर लेता हूँ। ये सब कोई कहानी नहीं है। So basically you are disconnected totally. टिपिकल रिटेल इन्वेस्टर की यही प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा। कि क्योंकि कोई स्टॉक पे वो घुस जाता है ना, अगर महीने भर तक उसमें कुछ हो नहीं रहा है ना तो उसको लगता है अरे इसमें तो पैसा ही नहीं बन रहा है, मैं इसमें क्यों होल्ड करके बैठा हूँ। देखिए सारी मेरे ख्याल से रिटेल क्या हर इन्वेस्टर की यही इशू है
that people are not able to take out the me outside the equation. आपको अपने आप को बाहर निकालना है एंड एज एन आउटसाइडर व्यू करना है कि व्हाट इज योर पोर्टफोलियो डूइंग विदाउट गेटिंग अटैच्ड टू इट. तो एक डिटैचमेंट चाहिए वेयर यू आर पुटिंग योर ब्रेन आउटसाइड एंड यू आर सेइंग दैट द मार्केट इज सुप्रीम एंड आई एम नॉट smarter than the market. So once you do that and once you have confidence on a particular design of a strategy, then you want to follow that strategy to the T. अब उसके अंदर स्ट्रैटेजी में सपोज आपका ये है कि पिछले 12 महीने के रेट ऑफ चेंज में जो भी टॉप 10 रैंक्स हैं मैं उनको रखूंगा पोर्टफोलियो में. तो अगर वो एक महीना कुछ नहीं भी कर रहा है और वो स्टिल रैंक में है आप रखेंगे. एक एग्जांपल करते हैं, एकदम बहुत ही सिंपल रैंकिंग सिस्टम आप बताइए. ऑल्दो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा लोगों को कि उसको ब्लाइंडली फॉलो करें, बट जस्ट एक एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए हम समझना चाह रहे हैं इनसे कि रैंकिंग कॉन्सेप्ट क्या है और उसको कैसे बिल्ड करते हैं अपने सिस्टम में अगर आपको करना है तो. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी सिंपल स्ट्रेटजी. सेलेक्ट अ यूनिवर्स ऑफ CNX 200 स्टॉक्स. टॉप 200 स्टॉक्स हैं, लिक्विड हैं, कोई क्वालिटी का ऐसा कोई इशू नहीं है. सपोज ये यूनिवर्स है हमारा. अभी इसमें अच्छे सपोज हमें 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाना है, मोमेंटम पोर्टफोलियो. वेरी सिंप्लीफाइड स्ट्रेटजी. आई मीन यू नीड टू रिसर्च एंड ऐड मोर एलिमेंट्स टू इट. आई एम जस्ट गिविंग यू एज अ स्टार्टर टू जस्ट किंडल योर इंटरेस्ट. कि आप इसमें रेट ऑफ चेंज मेजर करिए. रेट ऑफ चेंज क्या होता है? आज का प्राइस वर्सेस एक प्रीवियस पीरियड का प्राइस. लेट्स से मैंने रेट ऑफ चेंज ओवर 6 मंथ्स लिया या 1 ईयर लिया या 9 मंथ्स लिया, जो भी हमें पीरियड चूज करना है. सपोज हम 1 ईयर का चूज करते हैं, तो आज का प्राइस वर्सेस 1 ईयर प्राइस कितना परसेंटेज चेंज हुआ स्टॉक में. ठीक है, 200 स्टॉक है आपके पास, आपने आज की प्राइसेस सबकी निकालनी, 1 साल पहले की प्राइसेस निकालनी और उनका परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करा. वो परसेंटेज चेंज किसी का 100% होगा, किसी का 50% होगा, किसी का -20% होगा, सो ऑन सो फोर्थ. आपने उसको सॉर्ट करके रैंक कर लिया कि जिसका सबसे ज्यादा पॉजिटिव परसेंटेज चेंज है उसको मैं रैंक 1 मान रहा हूँ. ओके. और जिसका सबसे कम नेगेटिव या जितना भी कम से कम है उसको मैं रैंक 200 मान रहा हूँ. ठीक है. और सपोज टुडे इज 1st of the month or 5th of the month, whichever day you prefer to roll this monthly thing. आज आपने टॉप के 20 स्टॉक ले लिए, टॉप 20 रैंक्स आपने लिए, इररेस्पेक्टिव कि वो कितने बड़े हुए, इररेस्पेक्टिव कितने बड़े हुए. तो कोई 400% अगर बढ़ा हुआ है 6 महीने में तो भी मैं ले तो भी मैं ले रहा. अच्छा, ठीक है. क्योंकि द बेसिक कॉन्सेप्ट इज कि जो भाग रहा है, कोई बात है ना, भाग रहा है और हम अपनी क्यों उसमें अपनी ईगो लगाने की कोशिश करें कि नहीं अब ये गिर जाएगा. बात तो यू लेट द विनर्स रन, वी हैव टू कट लूजर्स. अगर वो गिरना शुरू होगा तो हम कट करेंगे ना, अभी तो भाग रहा है. ओके. तो टॉप 20 स्टॉक्स आपने ले लिए, पता लग गया आपको कौन सा टॉप 20 है फॉर टुडेज डेट -1 ईयर डेट. अब हमने उसको सपोज इक्वल वेटेज दे दी, 5% वेटेज देके. सपोज मेरा पोर्टफोलियो अगर 5 लाख रुपए का है और हमने 5% 25 हज़ार रुपए के 20 स्टॉक को ले लिए. ठीक है. एक पोर्टफोलियो बन गया 5 लाख रुपए का, जिसमें आपका 25 हज़ार की एलोकेशन उन 20 स्टॉक्स की हो गई. अब हम 1 महीने बाद देखेंगे क्या करना है. 1 महीने तक मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, वो स्टॉक ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, हमें कुछ नहीं करना है इसमें. अच्छा, दिस इज जस्ट वन टाइप ऑफ. नहीं, सही है. अब हम 1 महीने बाद क्या करेंगे? विल रिपीट दिस एक्सरसाइज. उस 1 महीने बाद की जो प्राइस होगी और वहां से 1 साल पहले की जो प्राइस होगी, वो हमने फिर से अब रैंकिंग बनाई. अब हमने देखा कि ये जो हमने 20 स्टॉक सेलेक्ट किए थे, इसमें से 2 स्टॉक इस 20 की रैंकिंग के नीचे चले गए. 21 और 22 पहुंच गए वो. उनको तो हम अपने पोर्टफोलियो से हटा देंगे और उनकी जो रिप्लेसमेंट में जो स्टॉक ऊपर आ गए हैं उनको हम वापस डाल देंगे पोर्टफोलियो में. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज that you are removing the weakness from your portfolio every month. As the stocks are getting weaker, you are removing them, and as the stocks are becoming stronger, you are including them. तो आप एक तरह से एवोल्यूशन ऑफ द, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जिसे कहते हैं ना, इवोल्यूशन थ्योरी हो रही है ये, कि 200 स्टॉक्स घूम रहे हैं ऊपर नीचे और आप उसमें से फिल्टरिंग करते जा रहे हैं कि आप स्ट्रेंथ में रह रहे हैं हमेशा, एंड यू आर अलाउइंग दैट स्ट्रेंथ टू प्रोपोगेट. आप कोई उसमें क्वालिटेटिव कॉल नहीं ले रहे कि ये स्टॉक मेरे हिसाब से नहीं बढ़ना चाहिए, या इसकी पी रेशियो ज़्यादा हो गई है, या इसमें ये हो सकता है इंडस्ट्री में. यू आर टोटली कीपिंग योर माइंड ऑन द साइड, डिजाइनिंग ए सिस्टम एंड फॉलोइंग इट टू द टी एवरी मंथ. तो 2 मिनट आपको हर महीने आपने लगा दिए, आप निफ्टी बीट कर देंगे सिस्टम से मेरे हिसाब से. इसलिए इसका आपका
फर्म का नाम है वीकेंड इन्वेस्टिंग। इसीलिए वीकेंड इन्वेस्टिंग फर्म का नाम है, क्योंकि मैंने जब ये काम स्टार्ट किया था तो अपने लिए शुरू किया था। दी स्ट्रेटजीज वर डिजाइंड फॉर माई सेल्फ, कि मेरी जो छोटी सी कैपिटल है मैं उस पर ये रन करूँ, एंड दैट शुड बी दी इजी लाइफ आउट। बट मैं ये ट्विटर के चक्कर में पढ़ के मैं थोड़ा सा बिजी हो गया हूँ। नहीं, नाउ दैट आई नो यू मोर, हम लोग मॉर्निंग से साथ में है, तो नाउ दैट आई नो यू मोर, आई नो योर फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, तो काफ़ी इंस्पायरिंग है। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन करते हैं, यही मतलब जनरली मैंने देखा लास्ट 3-4 साल के अंदर में बहुत स्टॉक्स आपके इस फ्रेमवर्क में या कोई भी आपका एडवांस फ्रेमवर्क भी होगा उस पर अच्छा काम किए, और स्पेशली अडानी। हाँ, तो अब इसमें अडानी ग्रुप स्टॉक्स जो हैं ये करीबन मेरे ख्याल से कोविड के बाद से चलने शुरू हुए, एंड द काइंड ऑफ रन सम ऑफ these stocks have had, most people have had a very I would say circumspect view about the group or about the stocks or about the valuation of the stocks. तो उस चक्कर में बहुत लोगों ने रैली मिस कर दी। और आपने हर बार नोट किया होगा कि जब भी कोई स्टॉक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव करता है ना, तो देर इज ए सॉर्ट ऑफ ए डिसबिलीफ, एंड मोस्ट पीपल विल मिस दैट रैली। जैसे कई एग्जांपल्स हैं वेयर द स्टॉक हैज डन नथिंग फॉर 10 years, अभी वो बढ़ना शुरू हुआ, अभी वो स्टॉक डबल हो गया। तो जो 10 साल से इन्वेस्टर बैठा है ना, उसको लगता है कि यार 10 साल हो गए मुझे वेट करते हुए, अब ये डबल हो गया, अब निकल जाओ यार इससे। सही बात, अब मौका आया 10 साल बाद। Whereas a momentum investor is getting in at that time. और ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि 15 साल में या 10 साल में अगर कोई स्टॉक 10 गुना हुआ है तो वो पिछले 2 साल में भी 10 गुना हो गया। तो विच इज अ बेटर सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म टू गेट रिटर्न्स इज आइदर टू कीप वेटिंग कि कब मेरा स्टॉक चलेगा, मोमेंटम कब आएगा इसमें, या फिर जब मोमेंटम आ रहा है तब ले लेंगे। तो वो जो मेरी बस वाली एनालॉजी है कि भाई आप बस स्टैंड पे गए, 10 बसें खड़ी हैं गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो जो बस चलने को तैयार है या चलने वाली है उसमें चढ़ जाओ ना। जो बस खड़ी हुई है वो कब चलेगी, उसके ड्राइवर की क्वालिटी क्या है, उसकी पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, रिव्यू क्या है लोगों का, उससे क्या मतलब है। तो बेसिकली जस्ट गो विद द फ्लो, डोंट वरी अबाउट द नेम ऑफ द स्टॉक। ऑफ कोर्स डू सम बेसिक चेक्स, बेसिक फिल्टर, जो कि अगर आप CNX 200 स्टॉक्स में अगर काम कर रहे हैं तो कोई ऐसी फिल्टरिंग की जरूरत नहीं है। ऑल स्टॉक्स आर ऑलमोस्ट फिल्टर्ड ऑलरेडी फॉर एनी बैड सिग्नल। तो इस तरीके की जो सिंपल स्ट्रेटजीज है ना, एक्चुअली दे वर्क वेरी वेल इन द मार्केट, बट क्योंकि हमारा माइंड कॉम्प्लिकेटेड है तो हम सिंपल चीज करना नहीं चाहते। जैसे कि वो क्लासिक एनालॉजी है कि भाई इट इज वेरी इजी टू सॉर्ट ऑफ गो एंड डू सम एक्सरसाइज। बड़ा सिंपल है, इजी तो नहीं है, सिंपल है कि जी रोज 5-10 किलोमीटर चल लो आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी, बट इजी तो नहीं है। कितने लोग कर पाते हैं, मैं भी नहीं कर पाता हूँ रोज। तो सिंपल थिंग्स इन लाइफ आर लाइक दैट। सो simplicity, if you are able to embrace simplicity, the results are there, there is no question about it। हमने तो 6 साल से हम क्लाइंट के साथ कर रहे हैं, 10 साल से मैं अपने पोर्टफोलियो में कर रहा हूँ, the result is there। if I am able to beat let's say even the benchmark, let's not take large figures, अगर मैंने निफ्टी बीट कर दिया तो मैंने 80-90% फंड मैनेजर्स को बीट कर दिया, प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स who make millions of dollars in their remuneration itself। if I can beat 80-90% people by just simple strategies like this, then why not do that। मेरा 2 क्वेश्चन है इसमें। एक पहला कि क्योंकि इंडियन मार्केट अभी हाई बीटा मार्केट है, क्योंकि इंडिया में ग्रोथ ज़्यादा है, अर्निंग भी ज़्यादा है, तो हाई बीटा मार्केट है, इसीलिए मोमेंटम बहुत मिल रहा है। तो ये एक मेरा नल हाइपोथेसिस है, इसको आप रिजेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं विथ लॉजिक। सेकेंड, जब आप मोमेंटम प्ले करते हैं तो एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इंटरेस्ट से ज़्यादा, आप भी मानते हैं उस चीज़ को कि इंटरेस्ट से ज़्यादा एग्जिट इंपॉर्टेंट है, और जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर का सबसे बड़ा कमजोरी है कि वो एग्जिट नहीं करना चाहता है। सर लॉस बुक नहीं होता है, सर प्रॉफिट कब बुक करें समझ में नहीं आता है, रख लें क्या। तो ये दोनों पॉइंट पे थोड़ा इलैबोरेशन कीजिए कि इज इट एन अपॉर्चुनिटी इन इंडिया राइट नाउ बिकॉज इंडिया इज अ हाई बीटा मार्केट, एंड एग्जिट कैसे करें। सो आई थिंक द फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो ये है कि दैट इज नॉट ट्रू। US studies and research over last 200 years of data is available, where momentum factor has beaten all other factors in the US market also. Okay. Of course, US is also a higher momentum market than let's say Europe or some other markets. But for the next few decades, I don't see India slowing down. In fact, I see India picking up more. Okay. And momentum is more successful in our markets because our markets are more porous.
आपने नोट किया होगा, कोई बढ़िया रिजल्ट आता है उससे पहले स्टॉक ऊपर हो जाता है, कोई खराब रिजल्ट आता है उससे पहले स्टॉक नीचे आया हुआ होता है. सो इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी transmitted in our markets in various ways. So momentum factor is actually doing much better in India than in other countries. But yes, we are a high beta market, and I don't see any reason of of coming to any maturity level where we'll not be a high beta market for the next many decades. Okay. So that question is definitely gone. Regarding the exit part, so it again comes back to the same point that you need to disassociate yourself and play as per plan. अब इस स्ट्रेटेजी में हमारा क्या प्लान था कि अगर कोई 20th रैंक से नीचे आ जाएगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे. तो इसमें सोचना ही नहीं है. फिर अगर 21st रैंक आ गई है तो हमें बाहर निकल जाना है. वाई इवन थिंक कि भाई वेदर दिस स्टॉक इज गुड, वो अगर अच्छा होगा तो फिर आ जाएगा अंदर. अच्छा, फिर आ जाएगा तो ले लेंगे. हमें बेसिकली कोई आपका जो सेट ऑफ रूल्स है उसके ऊपर और कुछ नहीं लगाना है. मतलब और जो आपने रूल्स बना दिए एक बार उसको फॉलो करना है बस. अगर वो स्टॉक एक साल के लिए सपोज वीक होगी, जैसे आईटीसी का एग्जांपल लेते हैं. हाँ, एकदम. आईटीसी वाज डूइंग एक्सट्रीमली वेल टिल 2017. बिल्कुल जबरदस्त बुल रन चल रहा था. 17 के बाद इट हैड हिकअप्स. सो उसका चार्ट भी, हाँ चार्ट खोलते हैं ना, क्योंकि क्या चार्ट से और अच्छे से समझ में आता है ये चीज. ये आपने अच्छा किया कि चार्ट का याद दिलाया. मेरे को पता है सर, आप चार्ट वार्ट नहीं देखते हैं, आप डेटा ड्रिवन है, बट क्या है समझने के लिए थोड़ा चार्ट क्या है. अब आप ये देखिए चार्ट में 2008 से लेके 2017 तक ये मंथली चार्ट है. ईच कैंडल इज 1 मंथ. तो ये जबरदस्त इसमें एक रैली चल रही है फ्रॉम 50 रुपीज टू अबाउट 350 रुपीज, समथिंग लाइक दैट. तो अच्छा खासा मोमेंटम चल रहा था. यहाँ थोड़ा सा हिकअप आया था, फिर एक मोमेंटम का रैली आया. उसके बाद यहाँ पे मोमेंटम साइडवेज हो गया, फिर गिरना शुरू हो गया. तो जब आप ये फॉर इंस्टेंस हमारे एग्जांपल में आप ये 12 मंथ कैलकुलेशन करेंगे तो इस एरिया में ही आपकी रैंकिंग खत्म हो चुकी थी. एकदम. और हो सकता है उसने यहाँ फिर कैच किया हो, लेकिन यहाँ फिर निकल गया होगा. एटलीस्ट यू वुड हैव सेव्ड दिस. एंड देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ दिस. वन इज लोअर ड्रॉडाउन मीन्स बेटर रिटर्न्स इन द फ्यूचर. इसका मैं आपको ऐसा समझाता हूं कि जैसे आप सड़क पर चल रहे हैं और आप गड्ढे में गिर गए. एक सिचुएशन है कि 1 फुट का गड्ढा है, उसमें गिरे आप, तो उसमें से आप फटाक से उठे और फिर भागना शुरू कर दिया आपने. एक है कि आप 10 फुट के गड्ढे में गिर गए, वहां से निकलने में आपको तकलीफ होगी थोड़ी सी. तो ये जो गड्ढा आता है ड्रॉडाउन का, ये आपको शैलो से शैलो रखना है बाय डिजाइन, ताकि आप गड्ढे में गिरेंगे तो सब हर आदमी गिरता है, हर स्ट्रेटेजी में गिरेंगे, लेकिन आपको उसमें से फटाक से निकल के भागना है. क्योंकि जो मैथ है उसकी कि भाई 50% ड्रॉडाउन है तो 100% रिटर्न करेंगे तब कैपिटल वापस पूरी होगी. बराबर है. और अगर 20% ड्रॉडाउन है, वहां पे अगर आपको 100% मिल गया तो तब 160 पे पहुंच गए ना. 100 का 80 हुआ, 80 का आपने डबल मारा वहां से तो 160 हुआ. और इधर आप 100 से 50 पे आए थे, डबल मारा तो 100 पे पहुंचे. तो हैविंग ए लोअर ड्रॉडाउन इज ए वेरी बिग एडवांटेज फॉर द पीरियड व्हेन यू विल बी गेनिंग, बिकॉज योर बेस इज हायर. तो एक तो वो आपको एडवांटेज हुआ. दूसरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सपोज मैंने यहाँ पे ले रखा था और मुझे सब पता है कि आईटीसी के फंडामेंटल बहुत बढ़िया हैं, मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत बढ़िया है और फ्यूचर में बहुत अच्छा करेगी कंपनी, सब पता है मुझे, लेकिन पिछले 8 साल से कोई रिटर्न नहीं आई डिविडेंड के अलावा. तो इस 8 साल में कुड आई हैव यूज्ड दैट कैपिटल मोर एफिशिएंटली एल्सवेयर? निफ्टी इटसेल्फ वुड हैव गिवन यू 14% रिटर्न एवरी ईयर ऑन दैट. मेरा कैपिटल वहां डबल हो चुका था. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लूजिंग कैपिटल व्हाइल माय इवन गुड स्टॉक इज मे बी गोइंग साइडवेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो बीइंग वेडेड विद द स्टॉक वाली जो कहानी है ना कि मैंने ये ले लिया तो अब मैं जब तक मैं मरूंगा नहीं इसको मैं बेचूंगा नहीं, ये वाली कहानी एटलीस्ट फॉर नॉर्मल इन्वेस्टर्स डजंट वर्क, बिकॉज दे रिमेन वेडेड एंड समटाइम समथिंग बैड कैन हैपन टू एनी कंपनी. देखिए एक स्टडी है जिसमें ये बताया गया कि जो एवरेज S&P 500 कंपनी है उसकी एवरेज एज 60s में कुछ 30-40 ईयर्स होती थी, फिर वो घट के 20s में आ गई. अभी फोरकास्ट ये है कि 12 साल एक एवरेज एज कंपनी की रहेगी, क्योंकि इतनी वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ डिसरप्शन. कल को इंडिया में सपोज सिगरेट बैन हो गई, हो सकती है. इट इज नॉट ए इम्पॉसिबिलिटी. सपोज समथिंग गोज बैड विद सम अदर कंपनी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी इटसेल्फ, बट
anything can happen in any company, and we've seen that best of companies going 70%, 80% down in no time. और जब वो 80% डाउन हो जाता है तब आदमी पैनिक करके बेच देता है फिर. So why not get out when you're not sure about the trend and get in again when the trend is there. सही बात. आप थोड़ा सा मिस करेंगे कुछ पोर्शन उसका, but overall you will not allow yourself to go deeper into a गड्ढा. सर लास्ट 4-5 साल के अंदर में मैंने देखा है कि मोमेंटम हैज डन वेरी वेल. या तो हो सकता है कि मैंने 4-5 साल में उसको ऑब्जर्व ज़्यादा किया है ये पुराना चीज़, बट अभी मैंने 4-5 साल में ऑब्जर्व ज़्यादा किया बिकॉज आप ट्विटर पे लास्ट 4-5 साल से मेरे ख्याल से आई थिंक मार्केट हैज कम टू रियलाइज दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड मोमेंटम इन्वेस्टिंग. ऑल्दो कर बहुत टाइम से लोग रहे हैं. इट्स लाइक कि भाई विदाउट मोमेंटम नोबडी कैन मेक मनी. आपने एक स्टॉक पिक किया वैल्यू बेसिस पे और उसमें आपने देखा बहुत वैल्यू है, सम ऑफ द पार्ट्स भी है, पीयर्स के अगेंस्ट भी बड़ा चीप है, अर्निंग्स के हिसाब से भी बहुत बढ़िया है, एवरीथिंग इज गुड. लेकिन जब तक प्राइस नहीं चलेगी तब तक आप उसमें वैल्यू रियलाइज कैसे करेंगे? तो मोमेंटम इज ए नेसेसिटी फॉर एनीबडी टू रियलाइज एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट. तो हर आदमी मोमेंटम ट्रेडर है एक तरीके से, मोमेंटम इन्वेस्टर इन सम वे और द अदर. बट उसको एक नाम दिया गया कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग और थोड़ा सा फोकस ऑन प्राइस एक्शन, वो थोड़ा सा भी इन द लास्ट हाफ डेकेड ज्यादा हुआ. और आई थिंक सोशल मीडिया का उसमें बहुत बड़ा रोल है क्योंकि एक्सेस टू नॉलेज इतना मिल गया लोगों को कि वर्ड फिर बढ़ने लग गया. तो आपने कई ऐसे प्रोडक्ट्स बना रखे हैं, ऑल्दो आप हमेशा अपने लिए करते थे, बट you also develop few products for people because a lot of people wanted to kind of get support from you for this. तो आपने small cases कुछ बना रखे हैं आपने. तो मैं थोड़ा उसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि मैंने देखा है आपके प्लेटफॉर्म पे आपने 9-10 बना रखे हैं. अब सब अलग अलग कैसे हो सकते हैं? इसका सिंपल आंसर ये है कि मार्केट इज अ वेरी डाइवर्सिफाइड एनिमल. मार्केट के अंदर ना बहुत सारी पॉकेट्स हैं. कुछ लार्ज कैप पॉकेट है, मिड कैप पॉकेट है, स्मॉल कैप पॉकेट है, फिर कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो ऑल टाइम हाई चेजिंग कर रहे हैं हम, जिसके अंदर कुछ ऐसे हैं जो हम जैसे मल्टी कैप टाइप की एक्टिविटी कर रहे हैं. तो देयर आर सेवरल सच पॉकेट्स दैट आर ऑलरेडी अवेलेबल एंड वी हैव क्रिएटेड टू सूट नीड फॉर ईच काइंड ऑफ कस्टमर. अब बहुत सारे लोग हैं वो निफ्टी के बाहर काम ही नहीं करना चाहते. अच्छा, कि हमें सिर्फ निफ्टी स्टॉक्स में करना है जो करना है, चाहे रिटर्न कम भी हो कोई बात नहीं. बहुत सारे लोग हैं कहते सिर्फ स्मॉल कैप्स में ही करेंगे हम काम, हमें वॉलेटिलिटी से कोई डर नहीं है, हमें लेकिन रिटर्न ज़्यादा चाहिए. तो हर कैटेगरी की अलग स्ट्रैटेजी होगा क्या, या सेम स्ट्रैटेजी विद ऑल द कैटेगरी? स्ट्रैटेजी का आप कह सकते हैं कि जेनेटिक सेम है. अच्छा, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम फॉर ईच कैटेगरी. बिकॉज़ लार्ज कैप का मूवमेंट ही अलग है, स्मॉल कैप का तरीका अलग है. तो जैसे वो कहते हैं ना कि एक गाड़ी में इंजन होता है लेकिन उसकी ट्यूनिंग हर वेरिएंट के हिसाब से होती है वो. तो वो थोड़ी ट्यूनिंग फर्क है सब जगह, बट बेसिक कॉन्सेप्ट जेनेटिक्स रिमेन्स द सेम. तो इवेंचुअली आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कोई आदमी अगर इस तरह का काम करना चाह रहा है, जिसको मैं एक तरीके से क्वाजी एल्गो भी बोल सकता हूँ, राइट? एल्गो ट्रेडिंग तो हो गया कि फाइनल लास्ट लेग जो होता है उसमें ट्रांजैक्ट भी अपने आप हो रहा है. हाँ. पर इंडिया में रेगुलेशंस ऐसे हैं कि शायद आप वो नहीं कर सकते, तो एक क्वाजी एल्गो हो गया. करेक्ट. तो आइडियली लोगों को 2-3 स्ट्रैटेजी पैरेलली करनी चाहिए बिकॉज स्ट्रैटेजी हेजिंग भी हो जाती है, डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाता है. मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ यूजुअली कि आप एक स्ट्रैटेजी से शुरू करें. यू मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल विद द आइडिया ऑफ मोमेंटम इन्वेस्टिंग, क्योंकि ये काउंटर इंट्यूटिव होती है. जैसे बचपन से ना आपको आदत होती है बाय लो सेल हाई, इसमें हम बाय हाई सेल हायर करते हैं. तो एक काउंटर इंट्यूटिवनेस है कि आपको सपोज कोई स्टॉक 100% बढ़ गया है, हम वहां पे खरीद रहे हैं. नॉर्मली आदमी को डर लग रहा होता है उस समय. सी व्हाट इज 52 वीक हाई सिंड्रोम, कि 52 वीक हाई आया तो बहुत लोग कहते हैं अच्छा यार निकलो इसमें से, बहुत दिन बाद आया ये रेट. वेयरएज मोमेंटम इन्वेस्टर कहता है कि अच्छा 52 वीक हाई है, अब तो मैं एंटर करूंगा इसमें. अब तो एंटर करने का टाइम हो गया. तो इट इज अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एन इंडिविजुअल टू हैव one leg in the conventional world, one leg in this world. Easy नहीं है सबके लिए. It's like riding 2 different boats simultaneously at different speeds. तो ग्रेजुअली प्रैक्टिस करनी चाहिए. तो एक आप कुछ पोर्शन 10% सपोज मोमेंटम को एलोकेट कर दीजिए अपने पोर्टफोलियो में से. Okay. एक आध साल, 6 महीना, साल भर उसको ऑब्जर्व करिए, देखिए कैसा, हाउ, व्हाट इज द फीडबैक फ्रॉम इट, हाउ इज इट परफॉर्मिंग वर्सेस योर अदर
कन्वेंशनल पोर्टफोलियो, फिर आपको ग्रेजुअली रियलाइज होगा कि मैं कर क्या रहा था, मैं सभी कुछ मोमेंटम में क्यों नहीं ले आता। सही बात। क्योंकि यू नो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वी मस्ट नॉट लूज द फोकस कि वी हैव कम टू द मार्केट टू कंपाउंड अवर वेल्थ, बाकी सब स्टोरी है। एट द एंड ऑफ द डे आपका CAGR क्या आता है, आपका ड्रॉडाउन क्या आ रहा है, आप कितनी रेगुलरली आप कंपाउंड कर पा रहे हैं, एंड द biggest thing is how well you sleep at night. Once you have a confidence that there is a framework which is going to protect me come what may, then you'll sleep well at night, you will be able to scale better. बहुत सारे इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आपने सपोज शुरू किया 5 लाख 10 लाख, आपने बहुत बड़े बन गए, आप 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ पहुंच गए, फिर आप कहते हो नहीं इक्विटी में ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब आप स्केल करते हैं विद फ्रेमवर्क, देन यू कैन जस्ट कीप स्केलिंग, देयर इज नो इशू अबाउट इट। सुबह आपसे जब बात हो रही थी, आपने कहा था कि जो दुनिया के सबसे बड़े वैल्यू इन्वेस्टर हैं, अल्टीमेटली मोमेंटम सभी को ही करता है, इन सम फॉर्म और द अदर, इन सम फॉर्म द अदर। जैसे आपने एग्जांपल लिया था कि एक ऑक्सीडेंटल में वॉरेन बफेट साहब खरीद रहे हैं, अब इट हैज ऑलरेडी रन अप सो मच, इसका मेरे ख्याल से यहीं आ जाएगा चार्ट इसका। हाँ, यहाँ अब ये देखिए इस साल का जो इसका परफॉर्मेंस है, ये 5-10 रुपए से 73 हो गया है। और अभी इधर जाके एक कंपनी बाय आउट होने की बातें हो रही हैं, तो ऑलरेडी यू नो दैट काइंड ऑफ मोमेंटम इज देयर इन दैट स्टॉक। तो अगर मतलब वैल्यू बाई होती अगर वो, तो सारा यहाँ खरीद लिया होता। लेकिन यहाँ जाके एक्चुअली रियलाइज होता है, एक्चुअली मोमेंटम मेक्स यू रियलाइज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट कंपनी समटाइम्स। ओह व्हाट अ लवली फेज। यू नो बहुत सारे स्टॉक्स में मोमेंटम आता है, तब तक लोग सोचते हैं कि क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, फिर और उसको डीप रिसर्च करो या उसका और एनालिसिस करो, तब पता लगता है अच्छा इसमें ये भी था, इस वजह से बढ़ रहा होगा। सो वो जो क्वेश्चन ऑफ वाई है ना, कि वाई इज द प्राइस रनिंग, वो प्रिवेंट करता है लोगों को टू पार्टिसिपेट इन अ रैली, बिकॉज वी आर फिक्स्ड विद यू नो फ्रेमवर्क ऑफ अर्निंग्स और कंपेयरिंग विद यू नो पियर्स। तो कोई चीज जब एक्स्ट्रॉर्डिनरी होती है तो हमें लगता है नहीं ये एबरेशन है, ये तो रिवर्जन टू मीन हो जाएगा इसका, जबकि वो इट इज दैट गोइंग द थिंग दैट इज गोइंग आउट ऑफ द नॉर्मल is actually telling you that I am doing something extraordinary. You know, so it's like a shooting star. तो वो हमारी रिवर्स साइकोलॉजी है कि जो ऊपर बढ़ रहा है उसको हम सोच रहे हैं मीन के लिए आएगा, लेकिन वो तो कहीं और जाने वाला था। ये तो है, आई थिंक ये ह्यूमन इमोशंस का पार्ट ही है कि हम लोग हमेशा मीन रिवर्टिंग ही होते हैं। हाँ, तो ये एक्चुअली गेम ही सारी साइकोलॉजी की है। इट्स ए इमोशनल डिटैचिंग योरसेल्फ फ्रॉम द इमोशंस इज व्हाट विल मेक यू अ बेटर इन्वेस्टर, आई फील। बराबर। वैसे आपसे मैं बात कर रहा था, मैंने आपको रिक्वेस्ट किया कि स्टॉकेज के अंदर में आपके जो कुछ मोमेंटम पोर्टफोलियो है ये हमको भी दीजिए, ताकि हम अपने जो यूज़र्स हैं स्टॉकेज का उनको सब्सक्राइब करवा पाएँ। तो बहुत जल्द ये भी होने वाला है दोस्तों, इनके जो स्मॉल केसेस हैं, इनके जो पोर्टफोलियो है वो हम अपने स्टॉकेज में डालेंगे ताकि आप उसको सब्सक्राइब कर पाए। तो थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस। our pleasure, and we are so happy that you know so many millions of people are you know getting benefited by Stockage and your learnings being given to them, and we want to be a small part of that also. थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। तो सर ये तो मोटा मोटी मोमेंटम के बारे में बात हो गया एंड डिस्कशन, थोड़ा लाइफ के बारे में बात करते हैं। जस्ट बिकॉज लास्ट तक जो रुके हैं ना वो कॉन्सेप्चुअली तो समझना ही चाहते हैं, बट थोड़ा लाइफ फिलोसॉफी। तो नाउ you are at an age where you have a decent capital for yourself and you are doing something which you are enjoying. वो आपके चेहरे से दिखता है कि you are really enjoying. What next? कुछ ऐसा कैसा करते हैं कि अब मैं प्लान करता हूँ कि अब मैं हेज फंड बनाऊंगा, मैं ये करूँगा, या आप सुबह उठते हैं तो सोचते हैं कि आज का दिन बस अच्छा चला जाए? What is your philosophy of life? विवेक जी, मैंने कभी कुछ प्लान नहीं किया, एंड आई एम लाइक अ फुटबॉल कि जिसने जहाँ किक करा मैं वहाँ चला गया उस डायरेक्शन में। So it's like flowing like water. So just to give you a small background, so at schools, you know, maybe somebody mentioned that there's something called IIT. Let's study for IIT. तो उसके लिए पढ़ाई करनी शुरू कर दी, वहाँ चले गए। वहाँ से कुछ दोस्तों ने कहा कि हम तो US जाएंगे फर्दर स्टडीज़ के लिए, उनके साथ वहाँ चले गए। तो इस तरह से करते करते मतलब फिर पेरेंट्स ने कहा कि भाई अब दूर दूर क्या रहेंगे, तो अमेरिका में तुम वापस आ जाओ या हमें ले जाओ वापस। तो मैं वापस आ गया। So I've been flowing with whatever opportunity comes my way without really planning too far ahead कि भाई मैं क्या करना चाहता हूँ। Small case, it was my fortune to meet the small case founders, and I proposed a solution to them. They were very gracious to create this, and I became their first manager on their platform. तो अपॉर्चुनिटीज अपने आप ही आती गई। ट्विटर का मैंने ऐसे ही बाई चांस कुछ ट्वीट कर दिया किसी दिन और वहीं से कुछ फॉलोइंग शुरू हुई,
और वहीं से एक इट्स ऑलमोस्ट बिकमिंग लाइक ए जिसे कहते हैं कि एक लर्निंग बहुत लोगों की शुरू हो गई वहाँ से अबाउट ए मोमेंटम इन्वेस्टिंग, अबाउट नॉन इमोशनल ट्रेडिंग। तो अपने आप ही चीज़ें होती चली जा रही हैं। आपसे फॉर्चून ऑफ मीटिंग यू एंड डूइंग दिस फेस टू फेस विद यू, मेरी खुद की बहुत लर्निंग होती है जब मैं आपसे मिलता हूँ। तो आई हैव नेवर प्लान्ड एनीथिंग फ्रेंकली। तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ रखने का मेरा कोई इरादा है नहीं। आई एम वेरी सिंपल सॉर्ट ऑफ ओरिएंटेड पर्सन। तो आई रियली कांट से कि मैं 2-5 साल बाद क्या करूँगा या नहीं करूँगा। आई रियली कांट से दैट। Yes, he believes in cross the bridge when the bridge is there. So ठीक है, ये भी अच्छा फिलोसॉफी है। मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का हूँ, तो अच्छा है, इसीलिए दुनिया में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके के। बस सर, थैंक यू सो मच ये एक और अच्छा लर्निंग कैप्सूल हमको देने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड इट्स सो प्लेजर टू इंटरेक्ट विथ यू। ऑफलाइन में एक अलग फील आया आपके साथ बात करके, एंड आई होप और भी हम इस तरह से इंटरेक्शन आपसे कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माय प्लेजर एंड ऑल द बेस्ट टू योर व्यूअर्स and wish you a great success in Stock Edge and eLearn. थैंक यू दोस्तों। आई होप पसंद आया होगा, तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि दिस इज समथिंग विच एवरीवन शुड नो। मोमेंटम इज देयर, हेयर एंड गोइंग टू स्टे। तो इस पर कभी भी डाउट नहीं करना अपने को, और चाहे जो भी चंद आके कुछ भी टीवी पे बोल के चला जाए, अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि भाई उसमें मोमेंटम है क्या, तब तो अपना पैसा डालूंगा। हमेशा ये बोलता हूँ, वो 1 रुपया जो आपके बच्चे के चेहरे पे स्माइल दे सकता है, वो भी आप ही का है। तो किसी के बोलने पे कुछ मत करिए, सीख लीजिए कैसे आर्ट, ये साइंस बनता है। मैं सिखा रहा हूँ, सर सिखा रहे हैं। सर का यूट्यूब चैनल में जाना है और एक एक वीडियो इनका देखना है। थोड़ा सा मेरे को लगता है अंडररेटेड है आपका यूट्यूब चैनल, क्योंकि आप वो ग्लैमर नहीं प्रेजेंट करते, आप सीरियस बात करते हैं। तो हमारी तरह आप भी थोड़ा मस्ती कीजिए, ताकि आपके भी और फॉलोअर बढ़े। बट आई एम श्योर मेरे जो लर्नर्स हैं वो आपके यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आपको फॉलो करेंगे। सो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, प्लीज़ टेक केयर।